सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ा गोड़जी के स्टूडियो से मैं आपके बीच आज लेकर आया हूँ कविता जिसका शीर्षक है संगतकार। संगतकार कविता के रचयिता हैं कवि मंगलेश डबराल। कवि मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। मंगलेश डबराल अपने शुरुआती जीवन में कई समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं, जिनमें आसपास है, जनसत्ता है, अलावा इसके प्रतिपक्ष है। और 1983 में 1983 में मंगलेश डबराल ने जनसत्ता, जो भारत का एक प्रसिद्ध अखबार है और सर्वाधिक चर्चित अखबार है, के सहायक संपादक का पद आपने संभाला। और आपके जो काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं उनमें मुख्य है आवाज़ भी एक जगह है, पहाड़ पर लालटेन, अलावा इसके हम जो देखते हैं और घर का रास्ता आदि। मंगलेश डबराल एक ऐसे कवि के रूप में ख्यात नाम है जिन्होंने पूंजीवाद का विरोध किसी छल छद्म के साथ नहीं किया है, बल्कि पूंजीवाद का विरोध एक प्रतिपक्ष में बैठकर किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि अपनी रचनाओं के साथ किया है। मंगलेश डबराल को जाना जाता है विश्व भर के साहित्यिक दुनिया में अपना नाम ख्यात करने के लिए। उनकी कविताओं के अनुवाद रूसी, बल्गारी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाओं में हो चुके हैं। आज मंगलेश डबराल की हम एक ऐसी कविता लेकर आए हैं जो कविता हमें ये संदेश देगी कि किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में अनेक ऐसे व्यक्तियों का योगदान होता है जो लोग नहीं चाहते कि उन्हें प्रसिद्धि मिले, उन्हें ख्याति मिले, उनकी कीर्ति हो, वे उन्हें यश मिले, बल्कि वे नींव की ईंट की तरह अपने आप को समर्पित किए हुए रहते हैं। जिस प्रकार नींव की ईंट कभी भी दिखती नहीं है मगर भवन उसी पर टिकता है, ठीक इसी प्रकार अगर आप सफलता के शिखर तक हैं तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने में ऐसे अनेक लोगों का योगदान रहा है जो कभी न कभी आपकी मदद किए थे, और आपकी मदद करने के बाद में उन्हें इस बात की कतई इच्छा नहीं हुई कि आप उनको थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिले। ठीक ऐसा ही संदेश ये कविता लेकर आती है, संगतकार कविता। देखिए, संगतकार कविता पढ़ने से पहले मैं प्रकाश डालूंगा कि संगतकार होता क्या। देखिए, संगतकार होता है मुख्य गायक का साथ देने वाला व्यक्ति। जो मुख्य गायक का साथ देता है उसको संगतकार बोलते हैं। ध्यान रखिए, यह संगीतकार नहीं है, क्या है? संगतकार, अर्थात संगत का मतलब साथ देना। तो मुख्य गायक का जो साथ देता है वह संगतकार कहलाता है। अब ये मानिए कि कवि किसी कार्यक्रम को देख रहा है और उस कार्यक्रम में कवि क्या देख रहा है और कवि अपना क्या मूल्यांकन कर रहा है, ये कविता के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। कवि क्या कह रहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर। नंबर 1 कमजोर, नंबर 2 कांपती हुई, नंबर 3। देखिए, बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए कविता की हर पंक्ति से प्रश्न है, एक नहीं 3-4 प्रश्न है। इसलिए हमें ये बात पता रहनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उस पंक्ति से प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर पुनः ये मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का प्रश्न बनेगा यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए कि कवि मंगलेश डबराल ने मुख्य गायक की क्या आवाज़ की क्या विशेषता बताई है। तो देखिए, मुख्य गायक की आवाज़ की विशेषता है कि वो चट्टान जैसा उसका भारी स्वर है। अर्थात यहाँ प्रश्न अगला बन रहा है कि चट्टान जैसे भारी स्वर से कवि का क्या आशय है। चट्टान जैसे भारी स्वर से कवि का आशय है कि मुख्य गायक की आवाज़ किसी भी प्रकार से संगीतबद्ध नहीं है, लयबद्ध नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के धुन, स्वर, लय, ताल
आदि का संगम नहीं है, तो उसकी गायक की विशेषता, उसके गीत की विशेषता, उसके कंठ की विशेषता चट्टान जैसे भारी स्वर के साथ उसके संगीत की विशेषता बताई है। और वह आवाज, कौन सी आवाज? वह आवाज, दैट वॉइस। वह, यहां पर ग्रामर को साथ पढ़ें तो सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेतवाचक विशेषण, दूसरा नाम इसका। वह आवाज, कौन सी आवाज? मुख्य गायक की आवाज। वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। यह मुख्य गायक की आवाज नहीं है, ये आवाज किसकी है? संगतकार की। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर को सुनकर संगतकार जो उसका साथ दे रहा है वो अपनी आवाज निकालता है काफी सुंदर। सुंदर का मतलब यहां पर किससे है? सुरीली से, लयबद्ध बोल सकते हैं, संगीतबद्ध बोल सकते हैं। और कमजोर, अर्थात प्रश्न बन सकता है कि मुख्य गायक की आवाज कमजोर क्यों है? मुख्य गायक की आवाज कमजोर इसलिए है क्योंकि वह यह सभा को नहीं बताना चाहता कि मुख्य गायक से कहीं न कहीं उसकी आवाज ज्यादा सुरीली है, मुख्य गायक से कहीं न कहीं अधिक ज्यादा लयबद्ध गाता है, इसलिए वो कमजोर आवाज के साथ गाता है और कांपते हुए मुख्य गायक का साथ देता है। कवि बैठा बैठा देख रहा है या पूरा समाज देख रहा है। देखिए, आप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वक्त और जो समाज या ईश्वर देख रहा है वो अपने आप इसका डिसीजन कर लेगा। कविता की लाइन भी यही कर रही है कि कवि ने यहाँ पर ये तय कर लिया कि एक संगतकार की आवाज में जो सुंदरता है, वो जो लयबद्धता है, वो जो सुरीलापन है, वो मुख्य गायक की आवाज में बिल्कुल नहीं है। तो कवि का अनुमान है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। कवि संगतकार के विषय में अनुमान लगाता है। यहां से प्रश्न बनेगा एग्जाम के लिए कि कवि ने संगतकार के विषय में क्या क्या अनुमान लगाए। कवि ने संगतकार के विषय में अनुमान लगाए कि जिसकी आवाज काफी सुरीली थी, हो सकता है वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो, नंबर 1, हो सकता है वो उसका कोई शिष्य हो, नंबर 2, या हो सकता है कि वो पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार हो। ये 3 अनुमान लगाए। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज कमजोर है, कांपती हुई है, वो अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं रखता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कविता की बहुत गूढ़ पंक्ति है ये। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी देश, कोई भी मंत्रिमंडल, कोई भी विधानमंडल, या कह सकते हैं कुछ भी, उसमें कोई न कोई सर्वे सर्वा होता है, कोई न कोई प्रमुख होता है, कोई न कोई मैन होता है। उस मैन की आवाज में, उस मैन की गरज में, जैसे मान लो स्कूल के क्षेत्र में प्रिंसिपल मुख्य होता है, तो प्रिंसिपल की गरज में प्रत्येक उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति अपनी गूंज हाँ में हाँ ये कह सकते हैं, या अच्छाई में अच्छाई, ये आज का काम नहीं है, प्राचीन काल से ऐसा होता आ रहा है। अर्थात प्राचीन काल से लोग एक दूसरे की मदद करते आए हैं। प्राचीन काल से ऐसा नियम है कि लोग एक दूसरे की मदद करते आए हैं, बल्कि उन्हें किसी भी यश या प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बस वे मदद ही करना ही जानते हैं। ये कोई आज का काम नहीं है। वह अपनी गूंज, अपनी लय, अपनी तान, अपनी धुन, अपना स्वर, अपना संगीत और अपनी बात मिलाता आया है आज से नहीं, प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिन तालों के जंगल में खो चुका होता है, गायक कौन? मुख्य गायक। जब अंतरे की, अंतरा अर्थात कह सकते हैं कि इंग्लिश में बोले तो जैसे स्टेंजा, अंतरा अर्थात जैसे मान लो यहाँ एक अंतरा हो गया, ये दूसरा अंतरा हो गया पार्ट, ये तीसरा हो गया। जैसे एक
गाने में 3-4 अंतरे होते हैं। जब वो किसी भी अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, जटिल तान का मतलब है कि गीत का संगीत जो उसके लिए जटिल बन गया है, और वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो सारे गमा पादा निसा अर्थात संगीत के 7 स्वरों रूपी जंगल में कहीं न कहीं खो चुका है और वहाँ से अब वापस नहीं निकल सकता। संगीत के 7 स्वरों के अंदर वो कैद हो चुका है और संगीत, असली संगीत, वास्तविक संगीत उसकी समझ से, उसकी वाणी से अब निकल चुका है, या अपने ही सरगम को लांग कर, सरगम संगीत के 7 स्वर अर्थात 7 स्वरों से भी आगे चला जाता है, संगीत को भूल जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का अर्थ है गुफा। जब वो अपने आप को पाता है एक गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, अर्थात इसका आशय क्या है? उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल ने यह समझाने का प्रयास किया है कि मुख्य गायक जब संगीत को भूल जाता है और उसके चट्टान जैसा भारी स्वर में वो संगीत को याद करते करते और एक जंगल में खो चुका होता है, ऐसे में वो अपने आप को एक किसी गुफा में, बंद गुफा में अकेला पाता है और वहाँ से निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं उसे आता है, अर्थात संगीत याद नहीं आता है। तब कविता की लाइन क्या कहती है? तब संगतकार ही स्थाई को संभालता है। संगतकार कौन? मुख्य गायक का साथ देने वाला, जो मुख्य गायक का साथ दे रहा है, तब वो गीत के स्थायित्व को संभालता है, उस संगीत को संभालता है, उस लय को संभालता है, उस धुन को संभालता है, उस स्वर को संभालता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। प्रश्न बन सकता है क्या कि कवि ने संगीतकार द्वारा मुख्य गायक के साथ देने की तुलना किससे की गई है? कवि द्वारा संगीतकार, कवि द्वारा जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? संगीतकार की मदद की। समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। मान लो कोई बस में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है और उसका सामान पीछे छूट जाता है, ऐसे में कोई आपको ये कहे कि वो सामान पहुंचाओ, तब आप सामान को लेकर उस तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य कवि को लग रहा है जैसे किसी का सामान छूट गया हो और संगीतकार का ये कर्तव्य बनता हो कि वो सामान वहां तक पहुंचाइए। वहां तक सामान का मतलब क्या है? संगीतबद्ध स्वर। यहाँ सामान का अर्थ क्या है? संगीतबद्ध स्वर। जैसे उसको याद दिलाता हो उसका बचपन। कोई भी व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है तो गलतियां होती हैं, अर्थात कोई भी काम अपन करते हैं तो उसमें अनगिनत गलतियां होती हैं और गलतियों से व्यक्ति सीखता है। आज जब इतनी गलतियां हो गई, चट्टान जैसा भारी स्वर हो गया, भटकता हुआ एक जंगल में चला जाता है, अपने आप को एक गुफा में पाता है, उसे संगीत किसी भी प्रकार से याद नहीं आ रहा है, ऐसे में मुख्य गायक को ऐसा लग रहा है कि ये गलतियां, ऐसी गलतियां तो मैं बचपन में किया करता था जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब नया नया सीखने वाला। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक अर्थात सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, तार सप्तक और इसके अलावा जो निम्न सप्तक। अब देखिए, मध्यम सप्तक, मंद सप्तक और तार सप्तक। तार सप्तक में आवाज को ऊंचा रखना पड़ता है, मंद में धीमा, मध्यम में आवाज को बीच का रखना पड़ता है। जैसे आपने कभी मेष रेशमिया को सुना हो, हाँ, तो वो तार सप्तक से शुरुआत करते हैं और जैसे अपने गाने की शुरुआत करते हैं, ओ तेरा 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 सुरूर, तो ये कौन सा है? ये तार सप्तक है। अर्थात आवाज को आपको ऊंचा, और जब ऊंची आवाज में होगा तभी क्या होगा? गला बैठेगा, तभी क्या होगा? चट्टान जैसा भारी स्वर होगा। तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अर्थात गला साथ नहीं देता है, गला उसका बैठ जाता है लगभग प्रेरणा साथ छोड़ती हुई। इधर आइए, कविता की पंक्तियां कुछ इधर लिखी हुई हैं, तो हम आगे क्या कहता है कवि कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई और उत्साह अस्त होता हुआ। अब
कहीं न कहीं मुख्य गायक इस बात को समझ चुका है कि मैं गीत का संगीत पूर्ण रूप से भूल चुका हूँ, और ऐसे में जब व्यक्ति लाख प्रयास करे बावजूद इसके वो कार्य में सफल नहीं हो पाता है, तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ पहला काम ये होता है, उसका मोटिवेशन उसका साथ छोड़ देता है, अर्थात आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो उसका साथ छोड़ देती है, और उस व्यक्ति का क्या अस्त हो जाता है? उत्साह। उत्साह का मतलब है कार्य करने का उत्साह, उस व्यक्ति का स्वतः नष्ट हो जाता है। ये दोनों काम किसके साथ हुए? मुख्य गायक के साथ। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। प्रश्न बन सकता है कि कवि ने मुख्य गायक की तुलना किस किस से की है, तो उसमें आगे ये जारी है उत्तर आपका। इधर हमने चट्टान से की थी, है ना, तो ये यहाँ पर भी जारी है कि उसकी आवाज़ से जैसे कुछ राख से गिरता हो, जिससे संगीत के स्वर जल गए हों और संगीत के स्वरों को भूल गया हो, नौसिखिया हो, बचपन की बातें जैसी याद आ रहा हो, गलतियों पर गलतियां कर रहा हो, और आवाज़ से कुछ राख जैसा गिर रहा हो, तभी संगीतकार पीछे बैठा है। संगीतकार साथ देने के लिए। मुख्य गायक भूल चुका है, सामने सभा बैठी है, सभा के लोग तकरीबन ये जान ही जाएंगे अब कि मुख्य गायक में किसी भी प्रकार का कोई संगीतबद्ध लय या धुन या आवाज की कोई विशेषता नहीं है। तभी संगीतकार मनी मन सोचता है कि कहीं न कहीं ये प्रतिष्ठा पर आंच आने का विषय हो चुका है, मेरे गुरु की प्रतिष्ठा पर आज आंच आने वाली है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, ढांढस यानी धैर्य, और लिखा कैसे जाता है? शुद्धिकरण में भी कई बार इस शब्द को पूछ लिया जाता है, या जब अपन लिखते हैं तो गलत लिखे आ जाते हैं, इसलिए ढा, ढ और स, यहाँ नुक्ता नहीं आएगा। ढांढस, ढांढस का अर्थ क्या है? धैर्य, धीरज। अर्थात मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, धैर्य बंधाता हुआ, धीरज बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। मुख्य गायक ने कहा नहीं है कि मैं गीत का संगीत भूल गया हूँ, मैं लय भूल गया हूँ, धुन भूल गया हूँ, और इस गीत का स्वर मैं भूल गया हूँ। तभी कहीं से चला आता है क्या? संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ। कभी कभी कंपनी का बॉस बहुत बड़ी गलती कर चुका होता है, ऐसे में एक साधारण कर्मचारी यूं ही दे देता उसका साथ और कंपनी को शिखर तक पहुंचा देता है। कभी कभी गब्बर इज बैक में आपने देखा होगा कि गब्बर का पूरा केस किसी साधारण ड्राइवर ने सोल्व कर लिया था, उसको किसी ने कहा नहीं था। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। आपने बिल्लू फिल्म देखी होगी इरफान खान की, जिसमें शाहरुख खान होते हैं, और यूं ही दे देता है उसका साथ। आगे पढ़ेंगे वो बिल्लू फिल्म वाला। संगीतकार का स्वर चला आता है और कभी कभी यूं ही दे देता है उसका साथ। कोई कहता नहीं है, बल्कि उसको कहता भी है कौन? उसकी मानवता कहती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए, सिर्फ किस लिए? यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। ये बताने के लिए संगीतकार मुख्य गायक का साथ दे रहा है कि चिंता मत करो, मैं आपके पीछे बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा। जहाँ जहाँ आप गलत बोलेंगे, जहाँ जहाँ आप गीत के संगीत को भूल जाएंगे, वहाँ मैं आपको गीत का मुख्य संगीत याद दिलाऊंगा कि आपको इस लय में इस गीत को गाना है, और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं, मगर गलती को सुधारा जा सकता है, किसी को पता तक नहीं चले, फिर और बावजूद इसके गलतियां सुधार सकते हैं। कि अगर गलत राग गाया जा चुका है, राग का मतलब लय धुन गलत गाई जा चुकी है, तो पुनः सही तरीके से गाया जा सकता है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। पीछे से संगीतकार बोल रहा है, अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से किसी भी रूप में ऊंचा नहीं उठने देता है, हिचकिचाता हुआ, संकोच करता हुआ बोलता है। सिर्फ और सिर्फ वह मुख्य गायक को गीत का संगीत याद दिलाने तक ही बोलता है। और ये हिचक क्यों है, ये संकोच क्यों है, ये झिझक क्यों है, या अपने ही स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, वो पूरी सभा में किसी को पता नहीं चलने देना चाहता कि मुख्य गायक गीत का संगीत भूल गया है और मैं गीत का संगीत याद दिला रहा हूँ, या कहीं न कहीं मुख्य गायक की आवाज़ से मेरी आवाज़ है वो श्रेष्ठ है। नहीं, ये कोशिश
कवि की नजर में क्या है? ये उसकी विफलता नहीं, विफलता का मतलब है असफलता। ये कवि की असफलता नहीं है, किसकी? संगीतकार की। देखिए, संगीतकार को किसी ने कहा नहीं था, बावजूद इसके संगीतकार ने मुख्य गायक का साथ दिया है। उसको भटकते हुए, जो संगीत के स्वरों के जाल में वो भटक रहा था, वहाँ से निकाला है और वहाँ संगीत का जो मुख्य संगीत है वो याद दिलाया है। ये सब बातें वो क्यों कर रहा है? कवि कह रहा है कि वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो असफल है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो मुख्य गायक से छोटा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बल्कि वो इसलिए कर रहा है कि उसमें क्या कोट कोट कर भरा हुआ है? उसमें मानवता कोट कोट कर भरी हुई है। सही मनुष्य वही है, मानवीयता, उत्तम मानवीयता वही है जहां व्यक्ति प्रसिद्ध होने के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि ये एक अपना कर्तव्य मानकर कार्य करता है। जैसे वर्तमान समय में हम एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक समाज को किसी ने कहा नहीं था कि आप बच्चों तक ऑनलाइन वीडियो पहुंचाए या उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, बल्कि स्वतः जागरूक हुआ ये समाज और आज अपने बच्चों तक ऑनलाइन क्लासेज भेज रहा है। किस लिए? ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। ये उनकी क्या समझी जानी चाहिए? मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये विफलता नहीं, मनुष्यता। क्या यहाँ संगीतकार के संदर्भ में हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को कलेक्टर लग गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर लग गए, समझ गए? अब आपको वहां तक पहुंचाने में आपकी नर्सरी क्लास की टीचर से लेकर आपके कोचिंग तक के हर टीचर का योगदान है। और कोई भी, जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, फूलमालाओं के साथ होते हैं, तो कोई भी ये नहीं कहता कि कलेक्टर के पद तक पहुंचाने में हमारा भी कोई योगदान है। बल्कि वो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो असफल नहीं है, बल्कि उनके अंदर मानवता है। और ऐसे लोग दूसरों को सफलता के शिखर तक पहुंचाकर और अपने आप को संतुष्ट करते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था बिल्लू फिल्म का, आप देखेंगे तो सफलता के शिखर तक पहुंचाया इरफान खान, अर्थात उनका बिल्लू नाम होता है। और बाद में वही व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि वो व्यक्ति नहीं होता तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। तो आपको सफलता तक पहुंचाने में अनगिनत लोगों का योगदान होता है, और वे अनगिनत लोग नहीं चाहते कि उन्हें प्रसिद्धि मिले, यश मिले, मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, आदर मिले। नहीं, वे लोग यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा अनेक लोग सफलता के शिखर पहुंचते रहें। और ऐसी सोच उनकी क्या कही जाती है? मानवता कही जाती है। इसलिए प्रस्तुत कविता हम सभी के अंदर उत्तम मानवीय गुण प्रदान करती है कि कोई भी कार्य प्रसिद्धि के लिए, यश के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए मत करो, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। आप में मानवता उच्च गुणों तक सीमित है। इसलिए इस कविता के माध्यम से हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए। उम्मीद करता हूँ कविता अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप स्कूल लोग ऐप में डाउट कॉलम में आइए और प्रश्न पूछिए और उस डाउट का समाधान तुरंत ले। बहुत बहुत धन्यवाद।